हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को समझने की कोशिश की थी। हमने ये देखा था कि सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएशन जो देखने को मिलता है, सेल साइकिल का सेल टू सेल जो वेरिएशन देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वाले लेक्चर में समझी थी। पिछला वाला लेक्चर शॉर्ट में था और मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर करना भी नहीं चाहता। ओके, तो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या मैंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारी जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल है, सारे अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते, फिर वो सेल, चाहे ह्यूमन की ही बॉडी देख ली जाए, आज हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल पाई जा रही है, 10 टू द पावर 14 नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये जो सेल है वो इतनी ढेर सारी, एक सिंगल सेल इतनी ढेर सारी सेल में कैसे बदल गई। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो आपको पता है, वो है सेल डिवीजन। सेल के अंदर एबिलिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की। तो एक सेल से दो सेल में चेंज हो जाना, यही डिवीजन कहलाता है। और उसका जो टाइम पीरियड होता है, वो जो टाइम जो होता है इनका डिवाइड करने का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल, उसमें हमने टाइम पीरियड को ऐड कर दिया, उसको हमने क्या कहा, सेल साइकिल का। अब आज हम सेल साइकिल के फेजेस को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर सेल साइकिल के फेजेस क्या है। तो यकीन मानिए सेल साइकिल बहुत ज्यादा कठिन नहीं है समझना, सिंपल सी चीज है कि सेल पहले ग्रो करती है, उसके बाद डिवाइड करती है। जब वो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक मैंने डायग्राम, सिंपल सा एक डायग्राम बनाया, ये एक सेल है। इस सेल ने पहले अपना क्या किया, साइज को बढ़ाया, फिर एक से दो सेल के अंदर ये क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो पहले इसने अपना साइज बढ़ाया, फिर एक से कितनी सेल में डिवाइड हो गई, दो सेल में डिवाइड हो गई। तो पहले साइज बढ़ाया, फिर एक से दो सेल में डिवाइड हो गई। फिर उसने क्या किया, ये जो नई सेल बनी हुई है, इसने अपना साइज बढ़ाया, फिर ये अगेन एक से दो नई सेल के अंदर क्या हो गई, चेंज हो गई, डिवाइड हो गई। तो ये तो नई बनी हुई थी, ये पुरानी सेल है, इसने अपना साइज बढ़ाया, वो डिवाइड हुई, एक दो नई सेल बन गई, यहाँ पे दो नई सेल ऐसे बन गई। ओके, यहाँ से फिर इस सेल ने अपना साइज बढ़ाया और एक से कितनी सेल में डिवाइड हो गई, दो सेल में डिवाइड हो गई। यहाँ पे डिवीजन हुआ, एक से दो सेल बनी, यहाँ पे डिवीजन हुआ, एक से दो सेल बनी। इनके बीच वाला फेज जो होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेज। ओके, तो सेल साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला उसमें आता है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, नाम इसलिए इसका इंटरफेज पड़ा है कि बिकॉज दिस इज फाउंड इन बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। यहां पे डिवीजन हो रहा है, दिस इज द डिवीजन फेज, दिस इज द डिवीजन फेज, और बीच का जो स्टेज आता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, सेल अपने आप को अपना साइज बढ़ाती है, उसको हम इंटरफेज कहते हैं। उसके लिए और भी नाम यूज किए जाते हैं, इंटरफेज आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको इंटरफेज, इसके लिए वर्ड जो है वो इंटरफेज है, या फिर इसको कहीं कहीं पे रेस्टिंग फेज भी लिखा हुआ है, रेस्टिंग फेज। बट ऐसा कोई रेस्टिंग फेज जैसा कुछ है नहीं कि इसको आप रेस्टिंग फेज लिख सकते हैं। बट इंटरफेज जो वर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्टिंग का मतलब हो जाएगा कि सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती है। जब इंटरफेज चल रहा होता है, इतने ज्यादा वहां पे केमिकल रिएक्शन होते हैं और इतना हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, जिसकी वजह से ही सेल डिवीजन पॉसिबल है। ओके, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो रेस्ट कर रही है। तो दूसरा जो इसका फेज होता है वो डिवाइड करने वाला, एक सेल दो सेल में जब डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं डिवीजन फेज। इसको हम एम फेज कह सकते हैं, इसी को हम डिवीजन फेज कह सकते हैं, डिवीजन फेज कहते हैं, या इसी को हम माइटोटिक फेज कहते हैं, माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ओके, बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कहां से, इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे। लेट मी इरेज इट। तो इंटरफेस से हम इसको शुरू करते हैं। इंटरफेस है क्या, इंटरफेस देखो, सेल ने अपना साइज बढ़ाया, सेल का साइज बड़ा हो गया, फिर सेल ने डिवाइड कर लिया, सेल डिवाइड हो गई यहाँ पे, तो ये डिवाइड हो रही है तो इसको हमने एम फेज कह दिया इस प्रोसेस को। बट इस जहां पे साइज बढ़ा रही है उसको हमने क्या कहा, इंटरफेज का
इसको आप ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, जहां पे सेल अपना ग्रोथ करती है, या फिर सेल उन सारी चीजों को डबल करती है जो एक से दो सेल में बदल। असल रीजन क्या है ना, समझने की कोशिश करिए। जैसे होगा क्या कि एक फैमिली है, वो फैमिली उसके घर में दो बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे बड़े होते हैं, अब उनकी शादी होती है, उनकी फैमिली बनती है, तो फिर उसी घर में थोड़ा बहुत आपस में कहा सुनी होती है, फिर एक ही बीच में आप एक दीवार बनवा देते हैं, एक से दो घर बन जाते हैं, उनका अलग खाना बनने लगता है, इनका अलग। लेकिन जब ये अलग होने जाते हैं तो उससे पहले कुछ चीजों को अपने आप को तैयार कर लेते हैं डिवीजन के लिए, कि हम दोनों में पार्टीशन होने वाला है, बीच में पार्टीशन होने वाला है, उनका अलग होगा, उनका अलग सिस्टम होगा, तो कैसे हम सरवाइव करेंगे। तो चीजों को डबल करना बड़ा जरूरी है। एक किचन पहले था, हमें किसी तरह से करके दो किचन बनवा लेने हैं। उन्होंने कहा कि बाथरूम था, एक वॉशरूम था और टॉयलेट, सारी चीजें हैं, उन्होंने डबल कर दी। बेडरूम एक दो तीन जो भी था उन्होंने डबल करके अपने अपने रहने के लिए, अपनी सुविधा के लिए सारी चीजों को उन्होंने तैयार कर लिया। तो सेल तभी डिवाइड करेगी जब ये पूरी तरह से 100% श्योर होगी कि हमारे पास सारी चीजें डबल हो गई, हमारे पास सारी चीजें है, हमारे पास बेकार चीजें नहीं, हमारे पास काम की चीजें हैं, जो हमें जब एक से दो में चेंज हो जाएंगे तो हम आराम से अकेले सरवाइव कर सकते हैं। उस केस में इंटरफेज एक मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, यहाँ पे चीजों को डबल किया जाता है, जहां पे जिसको आप ग्रोथ फेज कह रहे हो, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, G1, S एंड G2। लेट मी इरेज इट। नीचे वाला मैं इंटर माइटोटिक फेज को इरेज करता हूं, बाद में हम इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो G1 फेज, S एंड G2 नाम आप याद रखें। G1 को हम बोलते हैं गैप 1, लास्ट G2 को आप बोल सकते हैं गैप 2, एंड S को आप सिंथेसिस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। अब ये सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं उसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि G1 और G2 आपको तभी समझ में आएगा जब आप सिंथेसिस फेज को समझेंगे। सिंथेसिस फेज का मतलब है यहां पे किसी चीज का सिंथेसिस करना। रीजन क्या है ना, सारी चीजों के लिए सेल तब डिवाइड करेगी, पहले सेल डिवाइड करेगी तो उसको अपना न्यूक्लियस का साइज बढ़ाना पड़ेगा। पहले सेल छोटी थी, न्यूक्लियस छोटा था, सेल पहले क्या बढ़ेगा, इसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा होगा। न्यूक्लियस कैसे बड़ा, न्यूक्लियस जब बड़ा होगा तो उस जाके सेल डिवाइड होगी। और न्यूक्लियस कैसे बड़ा होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए यहां पे डबल होने जा रहा है। डीएनए पहले डबल होगा, डीएनए डबल होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डबलिंग ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल होना। तो डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। डीएनए का जो कंटेंट होता है, जो भी क्रोमोसोम, चाहे हमारी बॉडी है उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 46 क्रोमोसोम पाए। नंबर सेम रहेगा बट द अमाउंट ऑफ डीएनए विल इंक्रीज। तो जो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर पहले किसी भी सेल के अंदर एक ये आपकी सेल है, इसके अंदर कितना क्रोमोसोम, कितने अमाउंट डीएनए था, मान लेते हैं 16 डीएनए है। ऑनियन की सेल है, 16 क्रोमोसोम है, और उनके अंदर जो डीएनए का अमाउंट था वो 2C था। सेल ने ग्रो किया, अब कितने क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है, बट अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया, 4C हो गया। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C हो जाता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया था, सर C का मतलब क्या हो सकता है। तो C को C वैल्यू बोलते हैं। ये डीएनए को मेजर करने वाला एक यूनिट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू। और सी वैल्यू किस में होता है, दिस इज द एक्चुअली मेजरिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो हम सी का मतलब होता है, या सी वैल्यू का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए हैप्लॉइड सेल इन पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोग्राम, सॉरी मीटर बोल दिया मैंने, तो पिकोग्राम। तो उस किसी भी हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, यू हैव हर्ड अबाउट इट। हमारी बॉडी के अंदर 2 सेट क्रोमोसोम पाया जा रहा है। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश करता हूँ।
हमारी बॉडी के अंदर 2 सेट क्रोमोसोम पाया जाए N, all 23 number of chromosome comes from father are known as N. This is one set of chromosome. फादर से जितने भी क्रोमोसोम आए हमने उनको एक सेट मान लिया, मदर से जितने क्रोमोसोम आए हमने उनको दूसरा सेट मान लिया, दोनों मिलके 2 हो जाएंगे, तो इसको हम डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। लेकिन जब गैमेट बनते हैं स्पर्म के अंदर, सिर्फ किसका, या तो स्पर्म के अंदर फादर वाला क्रोमोसोम होगा या स्पर्म के अंदर मदर वाला क्रोमोसोम होगा, ना कि एक ही स्पर्म के अंदर फादर और मदर के मिक्स क्रोमोसोम नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे। किसी भी गैमेट के अंदर या तो फादर के क्रोमोसोम होंगे या तो मदर के क्रोमोसोम होंगे। और जब सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होंगे, सिर्फ सिंगल एन होगा, या तो फादर वाला एन होगा या तो मदर वाला, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ऐसी इस टाइप की सेल को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। ओके, तो एक हैप्लॉइड सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है पिकोग्राम में, एक अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, उसी को हम सी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखें ये एक हैप्लॉइड, इसीलिए 2C लिखा रहता है। अगर डिप्लॉइड सेल है तो 2C, बाद में वो 4C में चेंज हो जाता है, 2C से 4C में आपका चेंज हो गया। रीजन क्या था? क्योंकि उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। अब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का डबल करना, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम बहुत, क्योंकि ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल गायरेज हो गया, लाइगेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज हो गया, आपका हेलिकेज हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, और वो सारे एंजाइम बनाने जरूरी है। पहले वो एंजाइम बनाइए, फिर डीएनए रेप्लिकेशन करवाइए। तो ये जो सेल है ना, जब अपने डीएनए को डबल करेगी और इसका न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, तो इससे पहले यही डीएनए रेप्लिकेशन तो बाद में करेगा, हम अपने आप को डबल बाद में करेंगे। पहले वो सामान तो वो मशीनरी तो इकट्ठा कर ले जिससे हम अपने आप को डबल कर ले। तो वो मशीनरी क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, वो डीएनए जो होता है, पहले क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। आपको प्रोटीन के बारे में पता है, अगर बायोमोलिक्यूल वाला आपने पढ़ा होगा। इसी प्रोटीन से वो क्या बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं। ठीक है, बन गया एंजाइम। अब डीएनए से आरएनए का बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन में का चेंज होना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जो सारे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये गैप 1 G1 में क्या हुआ, डीएनए यहाँ पे एस में क्या हुआ, डीएनए डबल हुआ। लेकिन डीएनए डबल करने के लिए जो एंजाइम, जो प्रोटीन और जो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनने थे, सारी चीजें वो कहां पे बनी, गैप 1 में बन गई, मतलब G1 में बन गई। उसके बाद आपका आया गैप 2 G2, जिसमें स्पेशली राइबोसोम हो गया और सेल ऑर्गेनेल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया और कुछ प्रोटीन हो गए। वो सारी चीजें कहां पे बना ली जाती है, गैप 2 में बना ली जाती है। ओके, अब सेल ने अपना साइज बढ़ा कर लिया। क्या क्या हुआ उसमें, गैप 1 जहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन से एंजाइम बन रहा है। उसके बाद वो सारे एंजाइम जब बन गए तो उसने डीएनए रेप्लिकेशन करवा दिया, डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल हुआ तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया। अब उसके साइटोप्लाज्म में गैप 2 में क्या हुआ, उसके साइटोप्लाज्म का में ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट आके इकट्ठा हो गया। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल थे, उन्होंने अपने आप को डबल कर लिया। एक तरीके से चीजें एक फिक्स पैटर्न में हो रही है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, क्योंकि वेल कंट्रोल प्रोसेस होता है सेल डिवीजन। अगर अनकंट्रोल हो गई सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है, अगर अनकंट्रोल हुआ तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन योर बॉडी। ये बॉडी के अंदर या फिर जहां पे भी सेल डिवीजन हो रहा है वहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो दिस मस्ट बी हैपन इन प्रॉपर वे। ये आपका जो सेल डिवीजन है एकदम सही से होना चाहिए, वरना ये ट्यूमर बनाएगा एंड दैट ट्यूमर कैन बी चेंज इनटू कैंसर। वो कैंसर में भी चेंज हो सकता है। ओके, तो याद रखें जो इंटरफेज है इसने कितना टाइम यूज किया। हमने कहा कि हमने ह्यूमन सेल को लिया, ह्यूमन सेल में देखा कि उसकी सेल साइकिल क्या है, तो हमें पता चला उसकी सेल साइकिल में 24 आवर आते हैं। तो 24 में से 23 आवर कहां पे यूटिलाइज हो गए, इंटरफेज में। मतलब लगभग 95% टाइम आपका इंटरफेस में खर्च हो गया। दूसरी चीज, रेस्ट टाइम जो बचा हुआ है वहां पे सेल 1 से 2 में, मतलब सेल 1 से 2 में डिवाइड होने में सिर्फ 5% का टाइम रहती है।
95% सेल ग्रोथ होती है, धीरे 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 सेल के अंदर सारी चीजें बन जाती है और उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर डिवाइड होगी, मतलब 1 घंटे के अंदर। 23 घंटा कहाँ पे लगा, 23 आवर्स कहाँ पे लगे, प्रिपरेशन में लगे। 1 घंटे का टाइम लगा सिर्फ डिवीजन में। और जब डिवाइड करती है ना सेल, तो हम उसको बोलते हैं एम फेज, ठीक है। एम फेज, तो एम फेज में डिवाइड कर लेती है सेल अपने आप को, जहां पे सिर्फ 1 आवर का टाइम लगता है, जिसको हम ये समझ लें कि ये सिर्फ 5% टाइम यूज करती है सेल डिवीजन का। अब जो एम फेज वो अचानक से नहीं होता, उसमें भी इस तरीके से, मतलब एक सेल है, इंटरफेज हो चुका है इसके अंदर, अब डिवीजन होगा। तो ये सेल डिवाइड जब करने जाएगी तो पहले अचानक से डिवाइड नहीं करती, पहले ये क्या करती है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है। फिर ये न्यूक्लियस जो होते हैं अलग अलग, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल बन जाती है। तो पहले इंटरफेस के बाद क्या हुआ, पहले किस चीज का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन, एंड देन किसका डिवीजन, साइटोप्लाज्म। फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवीजन, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस का एम फेज जो होता है वो, उसको आप 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियस को आप कैरियोन बोलते हैं, आपको पता है पहले से ही, कैरियोन बोलते हैं। तो उसी की वजह से हमने इसका नाम रख दिया, फर्स्ट स्टेप का नाम रखा जहां पे ये डिवाइड करती है, उसको हमने कहा कैरियो काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स डिवीजन, कैरियोन मीन्स आपको पता है न्यूक्लियस। फिर जब आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जहां पे आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। आई होप कि सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई, क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, क्या होता है साइटोकाइनेसिस, और उससे पहले आपने इंटरफेस को भी समझ लिया। अब देखिए कुछ उसमें से सेल ऐसी होती है ना, उनके अंदर डिवीजन नहीं होता। बहुत सारी सेल होती है जिनके अंदर ये डिवीजन देखने को नहीं मिलता। अब जिनके अंदर डिवीजन नहीं होता ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर सारे प्रोसेस नहीं होते। उनके अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड करने जाती है, उनके अंदर जीवन स्टार्ट होता है, काम की चीजें बन जाती है, फिर सेल G0 में चली जाती है, मतलब फिर सेल रेस्ट करती है। जब जरूरत पड़ेगी जीवन में जाएगी, अपना काम करेगी, अपने लिए प्रोटीन वोटीन सारी चीजें बना लेंगी, फिर कहां पे चली जाएगी, G0। G0 का मतलब इसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। ये क्विसेंट स्टेज क्या है, ये वो स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को रेस्टिंग फेज में रखती है, या फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है, अपने काम की चीजें तो बनाएगी, क्योंकि सेल अगर सरवाइव कर रही है तो इसका मतलब उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप जब प्लांट रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो मे बी चैप्टर नंबर 15 या 15 है शायद, आप जब उसको पढ़ेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज में जो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो सारे के सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उनके लिए एंजाइम की जरूरत है। अब क्या सेल सरवाइव ही नहीं करेगी, सेल सरवाइव कर रही है, बस उसका डिवीजन नहीं हो रहा है। अगर सेल सरवाइव कर रही है, इसका मतलब उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, उनके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। एंजाइम कहाँ पे बनेगा, ऑफकोर्स जीवन में बनेगा। जीवन में वो सारे एंजाइम बन जाते हैं, G0 में फिर सेल चली जाती है। बस अब हमें सिर्फ क्या करना है, ग्लूकोज को ब्रेक करना है। तो बार बार वो क्या करेगी, एंजाइम को बनाएगी और सारी चीज प्रोटीन को बनाएगी जो इन सारे कामों को कर सके, फिर G0 में चलेगी। इतने से वो सरवाइव तो रहती है, बट डिवीजन नहीं करती। ओके ओके। और एम फेज के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि एम फेज किसके अंदर देखा जाता है। देखो एम फेज सिर्फ और सिर्फ आप उन सेल के अंदर देखेंगे, मे बी कपल ऑफ एक्सेप्शन यू कैन सी ओवर देयर, बट आप डिप्लॉयड सेल के अंदर ही आप क्या देखेंगे, एम फेज देखेंगे, या फिर डिवीजन। जो डिवीजन होता है वो सिर्फ किस सेल के अंदर देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ डिप्लॉयड सेल के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब दो सेल हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, बोथ मेल क्रोमोसोम
मतलब एक ऐसी सेल जिनके अंदर मेल क्रोमोसोम एंड फीमेल क्रोमोसोम दोनों है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 46 क्रोमोसोम। और हर क्रोमोसोम जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से 23 कहां से आए, फादर से आए, 23 कहां से आए, मदर से आए, दोनों मिल गए 2n, मतलब डिप्लॉइड सेल। अगर सिर्फ स्पर्म है, स्पर्म के अंदर फादर का क्रोमोसोम है, इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है ना। बट कुछ जगहों पे आपको सेल डिवीजन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो ये एक्सेप्शन है, आप मेल हनी बी का फॉर्मेशन जो ड्रोन बोलते हैं आप, उनके अंदर अगर आप देखेंगे डिवीजन जो होता है ना, वो माइटोसिस होता है। इवन कि उनकी बॉडी के अंदर जो सेल पाई जाती है वो हैप्लॉइड होती है। मेल हनी बी और प्लांट में अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा, जैसे आपका मेल गैमेटोफाइट बनने के टाइम पे हैप्लॉइड सेल के अंदर भी क्या हो सकता है, सेल डिवीजन पॉसिबल है। आई थिंक ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई। जहां पे भी कंफ्यूजन है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर कोई चीज ऐसी है जो मैंने गलत बता दी, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और उसको समझा दूंगा। तो आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई। उनके स्टेजेस के बारे में, इंटरफेज है, एम फेज है, इंटरफेज में गैप एंड सिंथेसिस, गैप टू, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए का इंक्रीज होना, सी वैल्यू क्या है। उसके अलावा मैंने कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बारे में भी बताया कि किन सेल के अंदर आपको सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। वो डिप्लॉइड सेल होंगी कि हैप्लॉइड सेल होंगी, हैप्लॉइड सेल का वो जो एक्सेप्शन है वो भी मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें आराम से आप इनको पढ़ें। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बन रहा है आप ज़रूर मुझको बताएं। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।